अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। सियासत का गर्मा गर्म माहौल है तो सियासत पे ही बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ तकरीर की, उस तकरीर के हवाले से। उस तकरीर में जो बात कर रहे हैं वो मुझे हर कौम के हर फर्द की दिल की वो आवाज़ लग रही है। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे हर शख्स, हर बाशऊर शख्स यही सोच रहा है और वो इस वक्त यही चाहता है कि इसी तरह हो पाकिस्तान की तरक्की और अमन के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल पे, और जिस बेबसी से आरिफ अलवी साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त नहीं लगा कि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। वो लग रहा था कि वो एक पीटीआई के मजलूम कारकुन हैं जो इस वक्त बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको इख्तियारात उनको करने के लिए। हमारे ये हमेशा से वतीरा रहा है कि जब खुद पर पड़ती है तो पता चलता है कि क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन जब दूसरों के ऊपर पड़ रही होती है तो जब तब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। चाहे मैं इसके लिए चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे एमक्यूएम हो, इन तीनों पार्टियों ने बड़ी मुसीबतें और सोबतें झेली है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इतनी ज़्यादा नहीं झेली सिवाय इसके कि उनके लीडरान जो है वो जेल में गए, फिर उसके बाद मुल्क से चले गए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बहुत सोबतें झेली हैं। और एमकेएम के तो कई घराने ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, जिनके घर के एक एक फर्द को मार दिया गया, उठा लिया गया, गायब कर दिया गया। तो उस वक्त भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह से होने वाले ऑपरेशन या इस तरह के होने वाले मामला पर आवाज़ उठाते, जिसका खमियाजा आज कराची के उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी आज तक भुगत रही है। और मेरे ख्याल में वो जो उनके ऊपर स्टैम्प्स लग चुकी हैं, उनकी फैमिलीज पे लग चुकी हैं, वो आइंदा कई सालों तक मज़ीद इसको भुगतते रहेंगे। तो जब हम किसी और के दर्द को अपना दर्द नहीं समझते तो फिर आपका दर्द भी कोई और नहीं समझेगा। इसीलिए आज अगर आरिफ अलवी साहब इंतहाई बेबसी से बता रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक किस तरह तरक्की उन लोगों ने की, वसाइल ना होने के बावजूद। उनका कहना था कि चंद पढ़े लिखे लोगों ने जो है वो डिसीजन लिया, विजन लिया और उसके बाद तरक्की की, तो ये हम भी कर सकते हैं, जबकि हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब बुरे वक्त में होती हैं, मुश्किल हालात में होती हैं, तो उसके बाद उनके पास इस मुल्क में चांद तक पहुंचाने के लिए मसाइल का हल मौजूद होता है। लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो उसके बाद सिर्फ उनको अपना मफाद नजर आता है। मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ इस वक्त, मुस्लिम लीग नून की भी बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ और तहरीक इंसाफ की भी बात कर रही हूँ। तहरीक इंसाफ का इसमें थोड़ा सा किरदार कम है क्योंकि उसको बहुत मुख्तसर सा वक्त मिला और उनके पास वो मंझी भी टीम भी मौजूद नहीं थी जो मुख्तलिफ अदवार में कई सालों से गुजरा आ रहे हो, जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास है। पीटीआई का जो है कसूर थोड़ा कम नजर आता है, लेकिन उनके लीडर जो गुज़िश्ता 20-24 साल से कह रहे थे कि उनके पास हर मसले का हल है, मैं ये समझती थी कि वो जब आएंगे तो वो उन तमाम जो इस पाकिस्तान के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ है वो उनका हल लेकर जो है वो हुकूमत में आएंगे और सबसे पहले उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। हम ये नहीं कहते कि हेल्थ कार्ड बुरी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आवाम को मिले। हम ये नहीं कहते बेसहारा लोगों के लिए जो घर बनाया और खाने पीने और रहने का बंदोबस्त किया वो भी बुरी चीज़ नहीं थी, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन ये चीज़ें प्राइमरी हो जाती हैं और उस वक्त, क्योंकि जब तक आप अपनी मईशत को अगर आप संभाल लेंगे तो आपके कौम का हर फर्द खुद कफील हो जाएगा। तो ये बेसहारा लोगों के लिए घर और हेल्थ कार्ड की, हुकूमत के हेल्थ कार्ड की किसी को भी ज़रूरत नहीं होती, वो फिर अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मनहसुल कौम ये तस्वुर किया जाते हैं कि हम लोगों को सोने ख्वाब दिखाएं और लोगों को जो है ये बताएंगे हम रोटी, कपड़ा, मकान, मोटरवेज और ये सारी चीज़ें करके देंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप जो है बहुत जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारी और हमारी आवाम की भूल है कि हम इस बात को सोचें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर जो वादे कर रही हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी भी ये नहीं किया कि वो फ़र्द को जो है मुस्तहकम करें और उनके लिए, उनके इस्तेहकाम के लिए काम करें, उनके रोज़गार के मसाइल को हल करें। आप रोज़गार के दरवाजे खोले लोगों के लिए तो लोग जब खुद कफील हो जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो वर्स्ट हुई है हमारे मुल्क में, बिलखुसूस कराची में, उसमें सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग रोज़गार के लिए कराची आते हैं। जो लोग कराची आते हैं तो जब रोज़गार नहीं मिलता तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ करना होता ही है। कराची में होने वाले लॉ एंड ऑर्डर में मुकामी लोगों के अलावा गैर मुकामी लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे हुक्मरान जो कभी भी ये नहीं सोचते कि हम उन अवामिल को जो बुनियादी जो ये काम पढ़ा लिखा आदमी भी समझता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किस तरह से बेहतर करना है, आपने मईशत के मामला को किस तरह से संभालना है, आप किस तरह से कब IMF से जान छुड़ा सकते हैं कि अगर आप अपने मुल्क के वसाइल को प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर लें।
اگر آپ اپنے ملک کے ذہن کو پراپرلی استعمال کر لیں، اگر آپ اپنے ملک کے محنت کشوں کو پراپرلی استعمال کر لیں تو آپ ان تمام مسائل سے اور نکل سکتے ہیں. لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا عوام کو بشعور اور خود مختار کرنا تو ہے ہی نہیں. اگر عوام بشعور اور خود مختار ہو جائے گی تو پھر ان کو ووٹ کون ڈالے گا؟ کیونکہ سب کا کردار اب سب کو پتہ ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ کتنی ہمدرد ہے. یہاں پر موروثی سیاست چل رہی ہے. ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی جو موروثی سیاست تو نہیں کر رہی. پی ٹی آئی کا ویژن لفظی حد تک تو نظر آتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن کی حد تک نظر نہیں آتا. آج صدر پاکستان اگر اتنی بے بسی سے اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہاں پر ذہنوں کو جو ذہین لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جائے، جو کتنے لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن دی جائے، تو 5 سال وہ کم از کم صدر پاکستان رہے. مجھے ان کی طرف سے شاید کوئی ایسی انیشیٹو وہ لیتے ہوئے نظر نہیں آئے. پھر امپلیمنٹیشن تو حکومت ہی کرتی، وزیر اعظم، کیبنٹ یا جو لوگ تھے، لیکن وہ ان چیزوں پر کام کر سکتے تھے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اب لفظوں کی جنگ سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اب عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا. یہ 1-2 دن میں یہ چیز تو صورتحال تو کلیئر تو ہو چکی ہے، لیکن اناؤنس ہو جائے گی کہ وزیر اعظم جو ہوں گے شہباز شریف ہوں گے اور صدر پاکستان جو ہوں گے زرداری صاحب ہوں گے. سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے چیئرمین بھی ان دونوں پارٹیوں کے درمیان میں کیا مفاہمت ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ ابھی مذاکرات دونوں پارٹیوں کے درمیان جاری ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یا جو لوگ حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حکومت پھر سے بنا کر ملک سے کو پھر سے ایک نئے بحران میں ڈالنا ہے تو وہ بحران میں کے لیے تیار ہو جائے. اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے دعوے وعدے اگر 2 سال حکومت چلتی ہے تو یہ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا حکومت چلانے. ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا. آلریڈی ہم معیشت کی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے ہمیں نکلنا نظر نہیں آ رہا. آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اور اس حکومت کے بننے کے بعد بھی کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر یہ اپنی جیت سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ حکومت بنا لیتی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کریں گی، عوام کے مفادات کا سوچیں گے؟ کیا وہ وعدے جو انہوں نے الیکشن میں عوام سے کیے ہیں اس پر 5% بھی امپلیمنٹیشن کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ یہ ہم دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.